हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विचिन्ता निवारण अधिनियम 1979। तो ये एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड ये एक्ट है और ये एक्ट को आप हमेशा याद रखिएगा, या हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, दोनों में एक्ट का नाम सेम रहेगा। काफी डिफिकल्ट इस एक्ट का नाम है, लेकिन ये इतना एक्ट डिफिकल्ट सुनने में लगता है, बहुत इजी एक्ट है और बहुत शॉर्टेस्ट एक्ट मैंने अभी तक देखा है। एक दो एक्ट के अलावा, जैसे कि हमने देखा था डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट वगैरह के अलावा, ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्ट मुझे मिला है। तो इसी वीडियो में हम पूरा एक्ट कवर करेंगे। इस एक्ट का नंबर है एक्ट नंबर 10 और ये कब आया था? 1979 में आया था। और ये स्टेट एक्ट है, एमपी में ही लगता है सिर्फ ये वाला एक्ट, मतलब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ये इसको एसेंट कब मिली थी? एसेंट किसकी मिलेगी? स्टेट एक्ट है तो गवर्नर की मिलेगी। गवर्नर की एसेंट इसको मिली थी 17 अप्रैल 1979 को। और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था मध्य प्रदेश गैजेट ऑर्डिनरी डेट कितने पे? तो उसी दिन पब्लिश हुआ था, 17 अप्रैल 1979 को। फिर इसका प्रीएम्बल है, इसका एक्ट है कि प्रीएम्बल में क्या बोलता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो एसेंशियल सर्विसेज के मेंटेनेंस की बात करता है, प्रोवाइड करता है अ पेनल्टी फॉर डिस्ट्रप्शन ऑफ सच सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने के लिए बोलता है और प्रोवाइड करता है पेनल्टी अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन करता है इन सर्विसेज में, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। और ये एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर ने इसको 30th ईयर्स ऑफ रिपब्लिक में उसको अब ये इनेक्ट किया था। तो अत्यंत आवश्यक सेवा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मतलब मैं ये बता देता हूँ आपको। अत्यंत आवश्यक सेवा का ये मतलब है कि जैसे कोई भी एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड या एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड काम करता है। अब कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो अपने काम को डिनाई नहीं कर सकता कि वो ये काम मना कर रहा है या नौकरी छोड़ रहा है या जो कुछ भी काम वो कर रहा है उसको करने से मना कर दे। जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा है कि कोविड में लॉकडाउन लगा दिया था गवर्नमेंट ने। तभी कुछ चीजें बहुत जरूरी थी, तो उनको वहां पे गवर्नमेंट ने भी उनको अलाउ किया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो लोग वो चीजें को परफॉर्म करें और डिनाई नहीं करे। इससे कम जिससे जो पब्लिक है उसका ठीक तरीके से रहन सहन चल सके या ठीक तरीके से जिंदगी चल सके, आम पब्लिक की, जो हम और आप जैसे लोग हैं। तो जैसे कि उस टाइम पे अगर वो कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स अगर बोल देते कि नहीं, वो इलाज करने से मना कर देंगे, कि बोलेंगे कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वो कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो पता चले कि उनको कोविड हो जाए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो बाकी जगह का तो पता नहीं, बाकी सेंट्रल लेवल पे भी कोई एक्ट होगा, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ऐसा एक ये एक्ट है। तो इसमें ये सब चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट, जब भी उनको लगता है कि ये चीजें एसेंशियल सर्विसेज में है और इसकी जरूरत है अभी स्टेट को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन नंबर 1, जो कि है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमिटमेंट। तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं? तो स्टेट ऑफ मतलब द स्टेट, सॉरी सॉरी, मैं फिर से सही से बोलता हूँ। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विचिन्ता निवारण अधिनियम 1979 का एक्ट है। ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ द मध्य प्रदेश, मतलब स्टेट एक्ट है तो स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। और ये पूरा एक बार में आ गया था। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो अब इसकी अलग से कोई डेट नहीं दी गई है। 17 अप्रैल 1979 ही इसको मानेंगे, क्योंकि अलग से यहाँ पे कोई डेट नहीं बताई गई। पब्लिश भी उसी दिन हुआ था, उस दिन इसको गवर्नर की सेंट मिल गई थी। अब सेक्शन 2 है इसका कि एक्ट एप्लीकेबल किस पे होता है? तो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, तो ये एक्ट अप्लाई होता है किसी भी तरीके के साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड जो मिनिस्ट्रियल पर्सोनल है, कनेक्टेड है एसेंशियल सर्विसेज, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन बताता है कि दिस इन दिस सेक्शन पर्सनल कनेक्शन विद एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विस शैल इंक्लूड। तो पर्सनल जो कनेक्टेड है, मतलब इन दिस सेक्शन द पर्सनल कनेक्टेड विद एसेंशियल सर्विस शैल इंक्लूड। तो उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी, मतलब ये
लोग होंगे, सॉरी, चीज़ें नहीं होंगी, लोग होंगे। तो सबसे पहले जो पर्सन है एंगेज्ड है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जॉब कर रहे हैं, या फिर जो पर्सन है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो भी इसमें आ जाएँगे। और पर्सन जिनको पेड आउट किया जाता है कंटिजेंसी से, या फिर जो पर्सन है एम्प्लॉयड है इन वर्क इंचार्ज एस्टेब्लिशमेंट में। तो कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉयड है में वर्क इंचार्ज एस्टेब्लिशमेंट में। कोई पर्सन अगर एम्प्लॉयड है वर्क इंचार्ज, मतलब कि इंचार्ज होते हैं ना किसी-किसी चीज़ के, जैसे कोई टेलीफोन डायरेक्टरी का इंचार्ज होता था पहले ज़माने में, अब तो ये होता नहीं है, काफ़ी चीज़ों के इंचार्ज होते हैं। तो इंचार्ज इंचार्ज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कोई पुलिस स्टेशन में रहता है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट कवर होते हैं। फिर सेक्शन 3 है डेफिनिशन। तो डेफिनिशन में लिखा हुआ है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। जब तक अलग से नया बता दिया गया हो तब तक जो एसेंशियल सर्विस है उसका क्या मीनिंग होगा, तो एसेंशियल सर्विस का मीन्स होगा सर्विस स्पेसिफाई की जाएगी शेड्यूल में। तो इस एक्ट के बाद एक शेड्यूल भी दिया हुआ है, शेड्यूल को हम पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि एसेंशियल सर्विस है क्या, तो जो शेड्यूल बताई हुई है। तो शेड्यूल 3A के लिए शेड्यूल पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो शेड्यूल में सबसे पहले क्या है, किसी भी तरीके का साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड मिनिस्ट्रियल पर्सनल जो कि कनेक्ट किससे है, सबसे पहले ए में बात करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है पब्लिक एंड स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड वर्कशॉप से रिलेटेड है। थर्ड है पब्लिक हेल्थ से। फोर्थ है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। फिफ्थ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया जो कि मतलब नोटिफाइड एरिया कमिटीज एंड स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज से रिलेटेड। फिर जो साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड मिनिस्ट्रियल पर्सनल कनेक्शन से रिलेटेड है, तो ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है फेयर प्राइस शॉप्स के रिलेटेड। फिर प्रोक्योरमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जनरली मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ ए पॉइंट में बताया हुआ है ये सब चीजें। अब ये में डबल ए में क्या है कि डबल ए में और अच्छे से दूसरी चीजों का भी बताया हुआ है। सबसे पहले ए पॉइंट कंप्लीट हुआ, अब डबल ए का देखते हैं कि साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, मिनिस्ट्रियल पर्सन कनेक्शन विद। अब ये सारी चीजें वही हैं, लेकिन अब सेकंड यहाँ से जो है वो उसके बाद, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फेयर प्राइस शॉप। प्रोक्योरमेंट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड ग्रेन्स other essential commodities as defined under the Essential Commodities Act 1955। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, लाइव स्टॉक एंड वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री सर्विस पोल्ट्री सर्विसेज, सॉरी। फिर है प्लांटेशन एंड कन्वेंशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद है मध्य प्रदेश सेक्रेटेरिएट सर्विस, जो कि गवर्न करती है मध्य प्रदेश सर्विस, सॉरी, मध्य प्रदेश सेक्रेटेरिएट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1976 से। फिर द सर्विस ऑफ मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय। उसके बाद है सर्विसेज अंडर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन देयर सबऑर्डिनेट ऑफिस। फिर बी में है पर्सनल अपॉइंटेड फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉलोइंग द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी, बोर्ड ऑफ सीबीएसई, मतलब सॉरी, सॉरी सीबीएसई नहीं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है मध्य प्रदेश का। फिर सारी और यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, ऑल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब जो भी है। उसके बाद है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है एमपी का। फिर उसके बाद है एक्सप्रेशन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें होती है, तो उसमें इंक्लूड्स होता है इन्विजिलेशन एंड सुपरविजन, पेपर सेटिंग, पेपर मॉडरेशन, पेपर वैल्यूएशन एंड एनी अदर एक्टिविटी जो कि रिक्वायर्ड है टू बी टेकन बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी इन कनेक्शन विथ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। फिर सी बात करता है इसका कि पर्सनल अपॉइंटेड फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की कंडक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद है कि पर्सनल इंटरेस्टेड विद द
work related to assessment and evaluation of loss cause and relief, rehabilitation and resettlement of person affected due to earthquake and other natural calamity and any other calamity or crisis। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया शेड्यूल। तो एसेंशियल सर्विस का मीनिंग वो था जो यहाँ पे शेड्यूल में डिफाइन की गई थी। अब उसके बाद रिफ्यूज़ल टू वर्क का क्या मतलब होता है, बी डेफिनिशन। तो इन रिलेशन टू द पर्सनल कनेक्शन विद द एसेंशियल सर्विस। तो एसेंशियल सर्विस से जो भी कनेक्टेड है मीन्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट बाय सच पर्सनल व्हिच प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 5। कोई भी ऐसा काम करना है किसी पर्सनल के द्वारा जो कि कनेक्टेड है एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 5 में बताया गया है। अब पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 4। तो ये है पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूजल टू वर्क इन सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज। तो ये पावर है प्रोहिबिट करने की रिफ्यूजल टू वर्क में और सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज में। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर देगी किसको, कि अगर वो रिफ्यूजल टू वर्क करता है, मतलब काम करने से मना कर देता है, तो उसको ये इससे रोक देती है। मतलब कोई पर्सन है, मैं आपको सीधी-सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, आप अगर समझेंगे मेरी बात। स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्सन को ये मना कर देगी कि अगर वो पर्सन कुछ काम करने से मना कर रहा है, जैसे किसी पर्सन को लग रहा है कि नहीं मैं अभी ये काम नहीं करूँगा, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको प्रोहिबिट कर देगी रिफ्यूज़ल टू वर्क करने से, इन सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज़, लेकिन उसका काम एसेंशियल सर्विसेज़ में आना चाहिए। तो पढ़ते हैं, तो सबसेक्शन 1 इसका मतलब सेक्शन 4 का। इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, ये स्टेट गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो गई कि पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिक ऑर्डर है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन पब्लिक ऑर्डर, कि इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू सो, मतलब ये जरूरी है या फिर ये ठीक है ऐसा करने के लिए, मतलब करना चाहिए ऐसा, तो इट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर इशू करके प्रोहिबिट कर देगी किसी भी पर्सन को कि वो रिफ्यूजल टू वर्क ना कर पाए एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड, एंड द फॉर्म सच डेट एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। उस दिन से जिस दिन से वो डेट स्पेसिफाई कर दिया ऑर्डर में। फिर जो भी है मतलब सबसेक्शन 2, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ओनली। तो जो भी यहाँ पे ऑर्डर रहेगा वो कितने पीरियड के लिए रहेगा? जो यहाँ पे एक बार ऑर्डर हो गया वो इन फोर्स रहेगा 3 मंथ्स के लिए, याद रखिएगा। तो जो भी ऑर्डर है वो इन फोर्स रहेगा हमेशा 3 मंथ्स के लिए। बट स्टेट गवर्नमेंट में बाय लाइक ऑर्डर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो मे बाय लाइक ऑर्डर ऐसे ही ऑर्डर इशू करके एक्सटेंड कर देगी टाइम टू टाइम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ एट अ टाइम। तो हर बार वो 3-3 महीने करके यहाँ पे एक्सटेंड करती रहेगी टाइम पीरियड, अगर उनको लगता है। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द पब्लिक इंटरेस्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज नेसेसरी एक्सपीडिएंट टू डू सो, कि पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है कि ऐसा करना चाहिए। फिर एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1, जब भी कोई ऑर्डर सबसेक्शन 1 में किया जाएगा तो शैल बी पब्लिश्ड, तो उसको पब्लिश किया जाएगा इन सच अ मैनर एज स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर फिट टू ब्रिंग इनटू नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न। तो जो भी ऑर्डर सबसेक्शन 1 में किया गया है उसको क्या करेगी, पब्लिश करेगी और इस तरीके से पब्लिश करेगी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इससे नोटिस में आ जाएगा जो भी कंसर्न है और लोग, मतलब जितने भी लोग कंसर्न है इस चीज से। इसके बाद है सेक्शन 5, तो प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन एसेंशियल सर्विस। तो ये है प्रोहिबिट करने वाली बात की, प्रोहिबिट करता है सर्टेन एक्टिविटीज जो भी एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड है। तो एज फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, जब भी ऑर्डर में डेट स्पेसिफाई की गई है सबसेक्शन 1 में ऑफ सेक्शन 4, तो नो पर्सन कनेक्टेड विद एसेंशियल सर्विस शैल वेदर सिंगली और एक्टिंग इन अ कनेक्टेड मैटर। तो जब भी कोई डेट है यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी ऑर्डर में जो कि बना दिया गया सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 में, और जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन, तो नो पर्सन कनेक्टेड, मतलब जो भी पर्सन कनेक्टेड है वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड, ना ही वो सिंगली, ना ही वो एक्ट करते हुए इन कनेक्टेड मैटर्स में।
क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें बताई हुई। सबसे पहले बताया फर्स्ट में कि रिसॉर्ट टू टोटल और पार्शियल सेसेशन ऑफ वर्क बाय रिफ्यूज़ल और अदरवाइज़। तो अपने आप को वो थोड़ा या मतलब पार्शियली आप टोटली तरीके से वो मना नहीं कर पाएँगे, मतलब काम करने से रिफ्यूज़ नहीं कर पाएँगे, ना ही अपना काम रोक पाएँगे। और फिर उसका उसका पॉइंट नंबर 2 है रिफ्यूज़ टू वर्क बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर्स वेयर सच वर्क इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विस। तो वो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद भी रिफ्यूज़ नहीं कर पाएँगे। जब भी अगर ऐसा लगता है कि जो वर्क है वो नेसेसरी है मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो रिफ्यूज़ टू वर्क नहीं कर पाएँगे बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। सॉरी, हाँ, मैं अब समझाता हूँ आपको अच्छे से। तो वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए तो मना कर सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाहर, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में तो उनको काम करना पड़ेगा, उसके अलावा वो मना, मतलब सॉरी, नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है उसमें उनको काम करना पड़ेगा, उसके अलावा मना कर सकते हैं, मतलब अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स में मना नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी नेसेसरी सर्विसेज़ हैं, एसेंशियल सर्विसेज़ हैं, जो कि मेंटेनेंस करने की ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट है कॉज़ डेरिवेटेरियन, मतलब किसी भी तरीके का कुछ भी मतलब ये भी थोड़ा एक तरीके से वैल्यू कम करने का, मतलब डेट्रीटोरियन करना या फिर डैमेज करना, मतलब खराब कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना टू एनी इंस्टॉलेशन, किसी भी तरीके का इंस्टॉलेशन, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल, बिल्डिंग, ऑफिस रिकॉर्ड और एनी अदर प्रॉपर्टी और अटेम्प्ट और अबेट द डूइंग ऑफ सच एक्ट। ना ही उनका अबेटमेंट होगा, ना ही अटेम्प्ट होगा इस एक्ट करने का। और एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर सैंक्शन और लीव, ना ही वो अपने ड्यूटीज वगैरह पे एब्सेंट हो पाएंगे, ड्यूटी से एब्सेंट नहीं हो पाएंगे जब तक वो लीव नहीं ले लेते, जिससे लीव सैंक्शन नहीं करा लेते, मतलब छुट्टी वगैरह वो ले तो सकते हैं लेकिन उनको सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी पहले। फिर फिफ्थ पॉइंट है रिजॉर्ट टू एनी एक्टिविटी सच एज पेन डाउन, टेलीफोन डाउन, टूल डाउन, चक्का जाम, go slow or any other activity whatever name called resulting in the cessation or retardation of work। तो वो किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे कि वो जिस तरीके से ऐसी एक्टिविटी है कि वो पेन डाउन कर देते हैं, टेलीफोन डाउन, टूल डाउन, चक्का जाम, गो स्लो, या मतलब जैसे हमने देखा होगा कि कुछ लोग आंदोलन करते हैं कभी कभी कि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर उनको अपनी सैलरी वगैरह इंक्रीज करानी होती है, तो वो स्ट्राइक वगैरह करते हैं। उसी तरीके से स्ट्राइक करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी शट डाउन करते हैं काम वगैरह, तो वो ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे, जिससे मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, इससे रिजल्ट हो रहा है उनके सेसेशन और रिटार्डेशन ऑफ वर्क से। और फिर टेक लिखा हुआ, टेक रिकोर्स टू एक्ट और कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस रिजल्टिंग टू डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल वर्किंग। तो किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं कर सकते कि टेक रिकोर्स टू एक्ट और कमीशन और ओमिशन, ना ही वो ऐसा कुछ रिकोर्स एक्ट वगैरह कर सकते हैं, ना ही कमीशन ना ही ओमिशन कर सकते हैं, जिससे तरीके से डिस्ट्रप्शन होता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में। फिर उसके बाद है सेवेंथ पॉइंट, प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन फ्रॉम अटेंडिंग और डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। ना ही वो किसी पर्सन को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, ना ही मतलब किसी पर्सन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ना ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते उस पर्सन को कि वो आप मतलब उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में उसको किसी भी तरीके का आप ऑब्स्ट्रक्शन या प्रिवेंट नहीं कर सकते, बस सीधी बात है। यहाँ पे मैंने आपको सिक्स पॉइंट अच्छे से नहीं समझाया, फिर समझाता हूँ। टेक रिकर्स टू द एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन, ना ही कोई तरीके के ऐसे एक्ट आप कर सकते हैं कि जिससे कमीशन और ओमिशन होती है, उसको करने के कारण तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल वर्किंग, मतलब नॉर्मल वर्किंग में किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन आता है। फिर सेक्शन 6 है कॉग्निजेंस ऑफ सूट और प्रोसीडिंग बाय कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पे दो सेक्शन है, आपको कंफ्यूज करेंगे, एक सेक्शन नंबर 6 है और यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 10 है।
तो जो ऑफेंसिव सेक्स एक्ट में होते हैं वो सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि कौन ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 6 जो है वो थोड़ा अलग है, आपको सेक्शन 6 का मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके पास शैल हैव एंड एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉग्निजेंस ऑफ सूट और प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ही लेगा। मतलब यहाँ पे जो ये बताया हुआ है कि कोई भी ऑर्डर अगर पास हुआ है, जो ऑर्डर कौन पास करता है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सही है गलत है वो कौन देखेगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा। यहाँ पे ये बताया हुआ है। मतलब तो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है शैल हैव एंड एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट शैल not have jurisdiction to entertain any suit proceeding calling in question the validity of any order made by subsection, sorry, made under subsection 1 of section 4। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है, और जो भी इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके पास किसी के पास भी पावर नहीं होगी इससे रिलेटेड। सीधी सीधी बात यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल जो ऑर्डर पास किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 4 में, तो उसका जो ऑर्डर है उसमें केवल डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर होगी। तो ये इसके बारे में मतलब इसके बारे में जजमेंट देने की कि वो ऑर्डर सही है गलत है। फिर सबसेक्शन 2 है इन सूट और प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1। तो कोई भी सूट और प्रोसीडिंग है जो कि सबसेक्शन 1 में दी हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट मेड एक्स पार्टी ऑर्डर। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं देंगे जिसमें कोई भी तरीके का स्टे या इंजंक्शन लगा दे। मतलब जो भी सूट प्रोसीडिंग चल रही है सबसेक्शन 1 में, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो किसी भी तरीके का एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं देंगे जिसमें किसी भी तरीके का स्टे या इंजंक्शन लगाए। वो ऐसा वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके बाद है सेक्शन 7 जो है पेनल्टीज। तो अगर कोई किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेन किया या अबैट किया या अटेम्प्ट किया कॉन्ट्रावेन करने का किसी प्रोविजन को जो कि सेक्शन 5 में दिया हुआ है, सेक्शन 5 में क्लॉज 3 को छोड़ के, सेक्शन 5 में जो क्लॉज 3 में दिया हुआ है उसको छोड़ के अगर किसी ने भी कुछ भी काम किया है तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन होगा 500 रुपीज का, और दोनों का। मतलब किसी ने भी अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावेन किया है सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में क्लॉज 3 बस को आप छोड़ दीजिए, तो उसको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट लगेगा, फाइन लगेगा 500 रुपीज का, या दोनों लगेंगे। फिर सब सेक्शन 2 उसका है जो बताता है कि हुएवर कॉन्ट्रावेन अबैट और अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन। अब किसी ने अगर कॉन्ट्रावेन किया, अबैट किया या अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन किया प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 के क्लॉज 3 का, यहाँ पे जो एक्सेप्शन थी अब उस एक्सेप्शन का यहाँ पे अगले सब सेक्शन 2 में मतलब पनिशमेंट बता दी। तो क्लॉज 3 वाले का जो सेक्शन 5 में दिया उसे क्लॉज 3 वाले का अगर कोई भी करेगा तो उसको कितने पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें लिखा हुआ विदाउट प्रोड्यूस टू एनी पेनल्टी विच में भी इम्पोजिबल अंडर एनी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब जो अलग से दी जाती है वो अलग से दी जाएगी, अगर कहीं पे भी इम्पोजिबल है वो किसी अदर इनेक्टमेंट में टाइमिंग इन फोर्स में जो लागू है वो तो दी जाएगी। यहाँ पे कितनी दी जाएगी, तो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स तक की उसको पनिशमेंट मिलेगी, और फाइन जो कि 5,000 रुपीज तक का लगेगा। फिर पेनल्टी फॉर इनसाइटमेंट, इंड्यूसमेंट और गिविंग एनी फाइनेंशियल एड और सपोर्ट फॉर डिस्ट्रप्शन। तो पेनल्टी क्या लगेगी अगर किसी ने किसी को उकसाया है, किसी को भड़काया है और किसी को फाइनेंशियल एड की है, सपोर्ट किया है इस डिस्ट्रप्शन में। तो इसमें लिखा है हूएवर इंस्टिगेट, incite or induces any person serving in connection with with an essential service to resort to any activity prohibited under section 5। किसी भी पर्सन को अगर उसने किसी भी तरीके का इंस्टिगेट किया, इंसाइट्स किया, इंड्यूस किया, जो पर्सन कनेक्टेड है एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, की वो एक्टिविटी करे जो कि सेक्शन 5 में बताई गई। फिर सेकंड पॉइंट है एक्सपेंड्स और सप्लाइज एनी मनी। अगर कोई पर्सन है किसी भी तरीके की सप्लाई कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है कोई भी मनी या कोई मटेरियल एनी पर्सन बॉडी ऑफ पर्सन्स को, जो कि कनेक्ट सर्विंग इन कनेक्शन विद एसेंशियल सर्विस, मतलब जो एसेंशियल का सर्विसेज से रिलेटेड है, इन फर्दरेंस और सपोर्ट ऑफ एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 5। और जो भी है यहाँ पे ये मनी मटेरियल या
मनी मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? तो वो एसेंशियल सर्विस वाले पर्सन को दे रहा है, मतलब एसेंशियल सर्विस जो पर्सन कर रहा है उसको क्यों दे रहा है कि वो कोई ऐसी चीज करे, उसका सपोर्ट करे जो कि एक्टिविटी प्रोहिबिट की गई है सेक्शन 5 में। और उसको मान लेंगे शैल डीम टू हैव कॉन्ट्रावेन द प्रोविजंस ऑफ दैट सेक्शन। तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ उसने यहाँ पे कॉन्ट्रावेन कर दिया उस सेक्शन का, और शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। और उसको मान लिया जाएगा और उसको वहां पे उसके अकॉर्डिंग पनिश कर दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर लिया जाएगा, मतलब उसके अगेंस्ट पहले प्रोसीड कर लेंगे, पनिश कर देंगे अकॉर्डिंगली। अब सेक्शन 9 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो जो भी ऑफेंस है इस एक्ट में वो कॉग्निजेबल होगी। सबसे हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो भी एक्ट है, जो भी ऑफेंस है इस एक्ट में वो कॉग्निजेबल माना जाएगा, मतलब पुलिस जो ऑफिसर है वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के। उसके बाद है सेक्शन 10 है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। तो जो भी ऑफेंस यहाँ पे पनिशेबल है इस एक्ट में, उसको ट्राई किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। और जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अप्लाई टू प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, जो भी ऑफेंस होगा इस एक्ट में उसमें सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर लास्ट सेक्शन है रिपील। तो सेक्शन 11 है रिपील। तो इसके पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा विचिन्ता निवारण अध्यादेश 1978 का था, जो कि एक्ट नंबर 6 ऑफ 1978 था, उसको रिपील कर दिया गया है। उसकी जगह पे ये वाला एक्ट आया हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है हमारा ये वाला एक्ट भी आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए एक्ट को पढ़ेंगे।